जो बातें मैं आपको बता रही हूं वो और खास हो जाती हैं क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। आज भारत में मेक इन इंडिया के तहत ट्रेनें बन रही हैं। हाई स्पीड वाले इंजन देश के कारखानों में बनाए जा रहे हैं। हाई टेक सुविधाओं वाले पैसेंजर डिब्बे भारत में ही बन रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए 12,394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। रोजाना करोड़ों भारतीयों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली भारतीय रेल देश की धड़कन। आजादी के बाद 75 सालों से भारतीय रेल देश के हमसफर बनकर पटरी पर दौड़ रही है। 1950-51 में ट्रेन से साल भर में 128 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 800 करोड़ यानी 8 अरब से ज्यादा है। इस लिहाज से देखें तो पहले जहां एक दिन में 35 लाख लोग ट्रेनों में सफर करते थे, आज करीब 2.25 करोड़ लोग रोजाना ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने का असर रेलवे की कमाई पर भी हुआ है। 1950 में रेलवे को यात्रियों से जहां 98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था, वहीं 2019-20 में ये 50,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। वैसे तो देश में पहली ट्रेन ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास में 1837 में चली थी, लेकिन पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से बोरीबंदर और ठाणे के बीच चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे, जिनमें करीब 400 यात्री सवार थे। इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 इंजन लगाए गए, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत प्रशासनिक सुविधाओं के लिए की थी, लेकिन जैसे ही रेल पटरियों पर चलनी शुरू हुई, वैसे ही इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। इसने भारतीयों को एकजुट किया और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान भी अदा किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो रेलवे नेटवर्क का 40% हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया, जबकि बंटवारे के दौरान हुई भीषण हिंसा में रेलवे की काफी संपत्ति तहस नहस कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद आजाद भारत में भाप के इंजन से शुरू हुआ भारतीय रेल का सुनहरा सफर 75 सालों में कई बदलावों से गुजरा। आजादी के बाद भारत सरकार ने रेलवे के विकास को सबसे ज्यादा तरजीह दी। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 1952 में रेलवे को फिर से स्ट्रक्चर करने के लिए 17 रेलवे जोन बनाए गए। 1954 में 3 टायर डिब्बों में स्लीपर बर्थ की सुविधा शुरू हुई। 1964 में पहली टूरिस्ट ट्रेन ताज एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। 1986 में कंप्यूटराइज्ड टिकट और रिजर्वेशन सिस्टम शुरू हुआ। 2004 में ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। 2007 में रेलवे इंक्वायरी नंबर 139 लॉन्च किया गया। 2016 में गतिमान और 2021 में वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया। स्टेशन डेवलपमेंट की बात करें, सेफ्टी की बात करें, नए रोलिंग स्टॉक ट्रेनों की बात करें, नए इंजनों की बात करें, भारी लंबी गाड़ियां चलने लगी हैं। अब डबल इंजन 6-6 हजार टन की गाड़ियां चलने लगी, लंबी लंबी दूर दूर तक गाड़ी चलने लगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है तकनीकी रूप से और पैसे को उपार्जन करने की वजह से। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारा जो यात्री की सेवा है वो थोड़ा घाटे का सौदा है। और अगर आप मोटा मोटा समझें कि अगर हमको एक पैसेंजर ट्रेन चलानी होती तो उसको बराबर करने के लिए करीब 1.5-2 मालगाड़ी चलानी पड़ती है, जिससे हम बराबर पहुंच पाए। ट्रेनों ने देश में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा दिया। 1964 में भारतीय रेलवे ने पहली टूरिस्ट ट्रेन चलाई। इस ट्रेन का नाम था ताज एक्सप्रेस। इसे सैलानियों ने काफी पसंद किया। ये ट्रेन नई दिल्ली से आगरा के बीच आज भी चलती है। बाद में इस ट्रेन की तर्ज पर पैलेस ऑन व्हील्स जैसी कई दूसरी ट्रेनें शुरू की। इन ट्रेनों में पहले स्टीम इंजन ही लगा करते थे। देश के रेलवे नेटवर्क पर स्टीम इंजन की छुक छुक करती आवाज और सुरीली सीटी का साथ कई दशकों तक चला। फिर नया दौर आया। डीजल और बिजली से चलने वाले हाई स्पीड इंजनों की एंट्री हुई। 1970 में भाप के इंजन का प्रोडक्शन बंद हो गया। असल में भाप के इंजन बिजली और डीजल के इंजन के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण करता था और इसकी स्पीड भी कम होती थी। यही वजह थी कि जून 1970 में अंतिम सितारा
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में तैयार हुआ आखिरी स्टीम इंजन था, जबकि 6 दिसंबर 1995 वो दिन था जब आखिरी बार बड़ी लाइन यानी ब्रॉडगेज पर फिरोजपुर और जालंधर के बीच चलने वाली ट्रेन को स्टीम इंजन से चलाया गया था। हालांकि देश के विकास में कदम मिलाकर चले सभी स्टीम इंजन को रेवाड़ी में संजो कर रखा गया है। इनका इस्तेमाल अब स्पेशल जर्नी के लिए किया जाता है। स्पीड की बात करें तो पहले की ट्रेनों और आज की ट्रेनों की स्पीड में बड़ा अंतर आ चुका है। स्टीम इंजन के मुकाबले आज ट्रेनों की रफ्तार 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। इसके बाद देश में सबसे ज्यादा रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन के दौड़ने का इंतजार है। हालांकि देश की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। दरअसल ये ट्रेन पहाड़ों से गुजरती है और इसका नाम है नीलगिरी पैसेंजर। इस ट्रेन की स्पीड इतनी धीमी होती है कि लोग चलती ट्रेन से आसानी से उतर और चढ़ सकते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे ने देश को ऐसी कई प्रीमियम ट्रेनें दी हैं जो अपनी रफ्तार और सुविधाओं के लिए जानी जाती है। इन ट्रेनों में सफर करना स्टेटस सिंबल माना जाता है। देश की पहली प्रीमियम ट्रेन की एंट्री 60 के दशक में राजधानी एक्सप्रेस के तौर पर 3 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच पहली राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। ये वो दौर था जब देश में रेलवे नेटवर्क का लगभग 3500 किलोमीटर रूट पर बिजलीकरण हो चुका था। इसी दशक में भारतीय रेलवे ने आजादी के बाद से करीब 3500 किलोमीटर का नया ट्रैक भी बिछाया। राजधानी के बाद भारतीय रेलवे ने देश को एक और प्रीमियम ट्रेन की सौगात दी। ये ट्रेन थी शताब्दी एक्सप्रेस। पहली शताब्दी ट्रेन जुलाई 1998 में पटरी पर दौड़ी। तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने इसका आगाज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के मौके पर किया। पहली शताब्दी ट्रेन नई दिल्ली से ग्वालियर के बीच चली, बाद में इसे बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया। शताब्दी एक्सप्रेस भारत की तीसरी सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। इसकी स्पीड 155 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी और शताब्दियां ही जो है वो सबसे आगे सफर के मामले में गिनी जाती हैं। लेकिन जहां तक सफर का सवाल है, उसको और अच्छा बनाया जा सके और लोगों की सुविधा के अनुसार बनाया जा सके, तो इस दिशा में जो है वो जैसे गतिमान गाड़ी है, तेजस है, कोशिश ये हो रही है कि हमारे गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़े और साथ इसके जो है वो हाई स्पीड के साथ में जो है वो लोगों को ऑन बोर्ड सर्विसेज जो हैं और बेहतर से बेहतर मिलने का काम हो। 2014 में आई मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने के लिए कई कदम उठाने शुरू किए। इसमें एक बड़ा कदम था गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत। 2016 में देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन के तौर पर गतिमान एक्सप्रेस ने पटरियों पर उड़ान भरी। 5 अप्रैल 2016 को दिल्ली से आगरा के बीच शुरू हुई गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि देश में दूसरी सबसे तेज ट्रेन। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। गतिमान एक्सप्रेस में एयर होस्टेस की तरह ट्रेन होस्टेस यात्रियों को अटेंड करने के लिए मौजूद रहती हैं। इसके अलावा इसमें इंटरनेट की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे यात्री यात्रा के दौरान इंटरनेट सर्फिंग का मजा ले सकते हैं। 2021 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन ने तो भारतीय रेल का पूरी तरह मेकओवर कर दिया। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहलाने वाली वंदे भारत आज सबसे तेज दौड़ने वाली रेल सर्विस है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। 2021 में पहली वंदे भारत को प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से नई दिल्ली के बीच शुरू किया गया, जबकि दूसरी वंदे भारत नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है। रेलवे ने जल्द ही देश में कई और वंदे भारत ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वंदे भारत को मेक इन इंडिया अभियान के तहत चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। इस ट्रेन में सभी सेल्फ प्रोपेल्ड कोच होते हैं, जिसमें अलग से इंजन की जरूरत नहीं होती। इसका फायदा यह होता है कि यह ट्रेन तेजी से रफ्तार पकड़ती है और जल्द ही धीमी होकर स्टेशन पर रुक जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिहाज से वंदे भारत ट्रेन में बेहतर सुविधाएं हैं और ये ट्रेन महज 140 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।
भारतीय रेलवे अब वंदे भारत के नए वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की हो सकती है। इसके अलावा देश को अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन का भी इंतजार है। इस हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण गुजरात में हाई स्पीड से हो भी रहा है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के रेल नेटवर्क के लिए जापान से करार किया गया है। आजाद भारत ने हर क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी है, फिर चाहे वो भारतीय रेल हो या फिर देश में फैला सड़कों का जाल। देश की तरक्की को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाने वाली सड़कों ने भी लंबा सफर तय किया है। आज जिस रिकॉर्ड तेजी से नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, वो पहले कभी नहीं बने। यही वजह है कि भारत तरक्की के रास्ते पर बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत की तरक्की की इबारत लिख रहे हैं ये रास्ते, बिना रुकावट देश को आगे बढ़ा रहे हैं ये हाईवे। दुनिया में भारत की शान बढ़ा रही ये चमचमाती सड़कें, देश के आर्थिक विकास को रफ्तार देती ये सड़कें लगातार नए कीर्तिमान बना रही हैं। आजाद भारत के 75 साल पूरे होने के मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। भारत ने महज 5 दिन में 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाकर कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कतर ने 2019 में 25 किलोमीटर हाईवे को बनाने में 10 दिन लिए थे। 8 जून को गिनीज बुक में भारत के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज होने पर यह खुशखबरी खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। किसी भी देश की प्रगति के लिए, खासकर आर्थिक प्रगति के लिए, उस देश में सड़क का, परिवहन का और जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, उनका सुगम होना बहुत जरूरी है। आप इस समय हाईवेज की जो गति है बनाने की या उसके ऊपर जो काम चल रहा है, उससे आप एक चीज की गारंटी ले सकते हैं, एक बात आप अपने मन में बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कि जो भी एमएसएमई हैं जो देश में उत्पादन कर रहे हैं, वो कम से कम लागत में और कम से कम समय में अपने प्रोडक्ट को बाहर के देशों में निर्यात कर सकेंगे। देश में तेजी से हाईवे बनवाने में नितिन गडकरी को बड़ा श्रेय जाता है। उनके कार्यकाल में एनएचएआई ने कई कीर्तिमान बनाए। पिछले 8 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में नेशनल हाईवे के निर्माण में रिकॉर्ड तेजी आई। 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, जबकि 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है। 2014 में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई करीब 91,000 किलोमीटर थी, जो कि अब 50% बढ़कर 1,47,000 किलोमीटर पहुंच गई है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक देश में नेशनल हाईवे का विशाल नेटवर्क 2 लाख किलोमीटर तक हो जाए। अभी देश में करीब 65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं बीते 8 सालों में 2014 के बाद 3,26,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण हुआ। हाईवे निर्माण में तेजी के साथ इन पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी बढ़ी है। बेहतर और चौड़ी सड़कें बनाने से नेशनल हाईवे पर औसतन स्पीड 25% तक बढ़ गई है। यही वजह है कि देश में गाड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सड़क और परिवहन मंत्रालय 1951 से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा रख रहा है। उस वक्त देश में सिर्फ 3 लाख के आसपास गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, जबकि मार्च 2020 तक देश में गाड़ियों की तादाद लगभग 30 करोड़ पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त नेशनल हाईवे की कुल लंबाई महज 21,378 किलोमीटर थी, जो कि आजादी के 75 साल बाद बढ़कर 1,47,000 किलोमीटर पहुंच गई। भारत में आज सब मिलाकर 62 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का जाल है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। भारत की सड़कों पर करीब 87% पैसेंजर ट्रैफिक होता है, जबकि 60% फ्रेट ट्रैफिक यानी माल की ढुलाई से जुड़े वाहन चलते हैं। वैसे तो नेशनल हाईवे देश के कुल रोड नेटवर्क का महज 2.3% है, लेकिन इन्हीं सड़कों पर देश का 40% ट्रैफिक चलता है। नेशनल हाईवे के निर्माण और देखरेख का जिम्मा केंद्र सरकार का होता है।
ये सड़कें राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी तो मुहैया करवाती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ डिफेंस मूवमेंट के लिए देश की सेनाएं भी इन सड़कों का इस्तेमाल करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख के लिए 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, लेकिन पूरी तरह से काम करना इसने साल 1995 में शुरू किया। सरकार की योजना है कि 4+ लेन हाईवे से 550 जिलों को जोड़ा जाए। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाने से जुड़ी कई दूसरी बड़ी योजनाओं पर भी काम चल रहा है। इनमें 1382 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली मुंबई का सफर महज 12 से 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के पहले चरण के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरी है। एक और अहम रोड प्रोजेक्ट कश्मीर से जुड़ा है। श्रीनगर और लेह के बीच ऑल वेदर रोड बनाने के लिए जोजिला टनल बन रही है, जिससे पूरे साल कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अभी श्रीनगर से करगिल की दूरी तय करने में काफी समय लगता है। सिर्फ जोजिला दर्रे का इलाका पार करने में ही 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में जब ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तो 3.5 घंटे का सफर 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। सुविधाओं से जोड़ने की जब बात होती है तो सबसे पहले सड़क की सुविधा होती है, और सड़क सिर्फ एक पतली सड़क जो गांव से जोड़ती है या शहरों से जोड़ती है नहीं, बल्कि आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसको हाईवे से जोड़ते हैं। सो जोजिला टनल में जो रास्ता 40 किलोमीटर लंबा हुआ करता था वो अभी करीब 13 किलोमीटर लंबा है, और भी कई जो उन पहाड़ियों में या उन दुर्गम स्थानों पे यातायात को, निर्यात को, उत्पाद को पहुंचाने के लिए सुगम बनाए जाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन सब का सिर्फ एक लक्ष्य है कि कश्मीर की जो इकोनॉमी है, कश्मीर में जो काम इस वक्त हो रहा है, वो अपने देश की जो मेन फ्रेम है, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है, उसके साथ उसको जोड़ा सके। ये सुरंग बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। सामरिक रूप से भी जोजिला सुरंग का निर्माण बेहद अहम है, क्योंकि इस रोड के जरिए सियाचिन में तैनात जवानों को भी सप्लाई की जाती है। सर्दियों में बाकी देश से कटे रहने वाले ये इलाके फिर पूरे साल देश से जुड़े रहेंगे। आजादी के बाद भारत सरकार ने सड़कों पर फोकस करना शुरू किया। 1951 में भारत का पहला 5 ईयर प्लान बना। उसमें नेशनल और स्टेट हाईवे के साथ जिले और गांवों की सड़कों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, ताकि हर इलाके में समान रूप से सड़कें बनाई जा सके। यही नहीं, 1961 से 1981 तक के लिए 20 साल का बॉम्बे प्लान बनाया गया, जिसमें देश की प्रमुख सड़कों, खासतौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे को बढ़ाने पर जोर दिया गया। देश में राज्य मार्ग, नेशनल हाईवे 2015 की अगर आप बात करें तो 1289 किलोमीटर थे, और 2020-21 की बात करें तो 3900, करीब 4000 किलोमीटर के आसपास हैं। तो जितनी सड़कें पहले 2014-15 के पहले थीं, उससे करीब 300 गुना प्रगति है पिछले 6-7 सालों में। और ये प्रगति किस गति से जा रही है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 25,000 किलोमीटर हाईवे 2022-23 में बनाए जाने हैं, और इस टारगेट में करीब 5,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जाने हैं। 1941 में अंग्रेजों के जमाने में बने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ट्रांसपोर्ट का नाम भी बदला गया। 1957 में इसे नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस दिया गया। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट को रखा गया। फिर 1966 में इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन कर दिया गया। लेकिन 1967 में फिर इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक में ट्रांसपोर्ट और शिपिंग को रखा गया, तो दूसरे में सिविल एविएशन को। बाद में फिर इनके नामों में फेरबदल किए गए। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को एक कर दिया गया। फिर 2009 में इन्हें अलग अलग कर दिया गया। एक को नाम मिला मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो दूसरे को नाम मिला मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो जाहिर सी बात है कि साल 2009 से इस मंत्रालय में एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग लेवल पर कई सारे बदलाव देखने को मिले। 2014 में केंद्र सरकार ने इसी मंत्रालय के तहत NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना को मंजूरी दी।
NHIDCL को बनाने के पीछे ये सोच थी कि इसके जरिए देश की सीमाओं से जुड़े रणनीतिक तौर पर अहम इलाकों में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। मुख्य फोकस पूर्वोत्तर के राज्यों में दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट से सीधे जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों को एक अच्छे, सुगम और टिकाऊ, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसमें कम समय में ज्यादा कुछ भेजा जा सके और उनको वेस्ट जो ईस्टर्न पोर्ट्स हैं और वेस्टर्न पोर्ट्स हैं उन दोनों से जोड़ा जा सके। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो उत्पादन है या उस तरफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योग की जो क्षमता है, उसकी पूरी जो योजना है, उसको जो पूरा इस्तेमाल किया जाना है इकोनॉमी में इनपुट के लिए या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के लिए, वो तभी हो पाएगा जब सारी सड़कों की और उसमें जो चीजें वहां से मूव करती हैं उसकी सुगमता आए। इसके साथ ही सरकार ने सड़कों पर आवाजाही को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। फिर चाहे वो फास्टैग के जरिए टोल टैक्स लेने की व्यवस्था हो या फिर हाईवे पर सड़क हादसों को कम करने के लिए सख्त नियम। इसके साथ ही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने पर खासा जोर दिया है। वहीं पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई। दावा किया जा रहा है कि इस पॉलिसी से न सिर्फ ऑटो सेक्टर को फायदा मिलेगा, बल्कि 35,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अब हिंदुस्तान की उड़ान की बात। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हवाई जहाज में बैठना हमारे देश में लग्जरी नहीं रह गई है। अब कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन गए हैं और भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। उन्नीस सौ 1947 में करीब 36 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान 75 साल में काफी बदल गया है। आज 135 करोड़ लोगों का भारत आसमान में उड़ान भर रहा है। आज का भारत सिर्फ रेल और सड़क से नहीं, बल्कि उड़ानों से भी अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। देश में रोजाना करीब 4 लाख लोग हवाई सफर कर रहे हैं। आज का भारत हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज से उड़ रहा है। तेजी से तरक्की कर रहे भारत में अब हवाई सफर स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि जरूरत बन गया। दुनिया की रफ्तार से कदम मिलाकर चल रहा है ये नया भारत। भारत में हवाई सफर करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। एविएशन मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट बन चुका है। अमेरिका और चीन के बाद भारत इसका सबसे बड़ा हब है। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मानते हैं कि देश में हवाई सफर की मांग को पूरा करने के लिए हर साल 100 से 120 नए विमान बढ़ाने होंगे। सिंधिया का मानना है कि अगले 25 सालों में भारत के एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभरने में एविएशन सेक्टर काफी बड़ी भूमिका निभाएगा। आजादी के 75 साल पूरा होने पर भारत का एविएशन सेक्टर काफी मजबूत बनकर उभरा है। खासतौर पर पिछले 8 सालों में देश के एविएशन इकोसिस्टम का चेहरा पूरी तरह बदल गया। नई एयरलाइंस शुरू हुई हैं, नए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन रहे हैं, पुराने एयरपोर्ट का कायापलट हो चुका है, यात्री विमानों का बेड़ा विशाल हो गया है। आंकड़ों की बात करें तो 2013-14 में देश में 400 एयरक्राफ्ट थे, जो 2022 में बढ़कर 710 हो गए। देश में आज कुल 140 एयरपोर्ट हैं, जबकि 2013-14 में इनकी संख्या 74 थी। सरकार ने 2024-25 तक एयरपोर्ट की संख्या 220 तक ले जाने का टारगेट रखा है। भारत में बन रहे एयरपोर्ट दुनिया के किसी देश से कम नहीं। दिल्ली के पास यूपी के जेवर में बन रहा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। 38,000 करोड़ की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट पर सालाना करीब 7 करोड़ यात्री आ जा सकेंगे। ऐसा ही एक विशाल एयरपोर्ट मुंबई के पास भी बन रहा है। देश में एविएशन सेक्टर में आए बूम की एक बड़ी वजह मोदी सरकार की उड़ान स्कीम भी है। आम आदमी के लिए शुरू की गई सस्ती उड़ान सेवा ने एविएशन सेक्टर को नई दिशा दी। 2017 में शुरू हुई इस स्कीम ने हर किसी को उड़ने का मौका दिया। जून 2022 तक 409 रूट पर करीब 2.25 लाख फ्लाइट्स चलाई गई। इनमें करीब 1 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार हवाई सफर किया। आज भारत का एविएशन सेक्टर उम्मीदें जगा रहा है।
देश की तरक्की में मजबूत साथी बनकर खड़ा है। आजादी के 75 साल बाद उड़ानों के मामले में भारत आज जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचना इतना आसान नहीं। भारत में उड़ानों की शुरुआत का सफर आजादी से पहले शुरू हुआ। उन्नीस 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने भारत में पहली एयरलाइंस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया था टाटा एयर सर्विसेज। उन्होंने इंपीरियल एयरवेज के साथ मिलकर देश में एयरमेल कैरियर के तौर पर इसको लॉन्च किया। खुद जे.आर.डी. टाटा बतौर पायलट पहली फ्लाइट को उड़ाकर कराची से मुंबई लेकर गए। वो भारत के पहले लाइसेंस पाने वाले पायलट थे। करीब 6 साल बाद 1938 तक ये फ्रेट एयरलाइन कमर्शियल पैसेंजर एयरलाइन में तब्दील हो गई और टाटा एयरलाइंस के नाम से देश के कई शहरों में यात्रियों को लेकर उड़ान भरने लगे। सन 1947 में भारत आजाद हुआ और टाटा एयरलाइंस को भी अपने पुराने नाम से आजादी मिली। इस एयरलाइन को नया नाम मिला एयर इंडिया। भारत सरकार ने भी इस एयरलाइंस में 40% की भागीदारी ली। इस एयरलाइंस ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी, जो मुंबई से लंदन तक की थी। 1950 का दशक शुरू होने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में छोटी एयरलाइन शुरू हो गई। इनमें हैदराबाद से जुड़ी डेक्कन एयरवेज और कोलकाता से चलने वाली कलिंगा एयरलाइंस भी शामिल थी। हालांकि नेशनल कैरियर के तौर पर अकेली एयर इंडिया ही थी, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट पर ऑपरेट कर रही थी। हालांकि जल्दी भारत सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया। साल 1953 में देश की सभी 8 बड़ी एयरलाइंस का विलय कर 2 सरकारी एयरलाइंस बना दी गई। एक का नाम रखा गया एयर इंडिया और दूसरी का इंडियन एयरलाइंस। दोनों का काम अलग था। एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ानों के लिए थी, तो इंडियन एयरलाइंस को घरेलू उड़ानों के लिए बनाया गया। जे.आर.डी. टाटा की अगुवाई में एयर इंडिया ने तेजी से अपनी पहचान बनाई और ये अपने सफल बिजनेस मॉडल को लेकर दुनिया भर में छा गई। अपने जमाने में प्रीमियम एयरलाइन बनकर उभरी एयर इंडिया उन चुनिंदा एयरलाइन में शुमार थी जिसने सबसे पहले बोइंग 747 विमान खरीदा था। हालांकि 70 के दशक में घरेलू वजहों के चलते हालात बदल गए। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मार्केट में बने रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। खासकर इंडियन एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उसे ऐसे रूट पर उड़ान भरने पड़ी जहां पर कोई फायदा नहीं था और साथ ही साथ उसके विमान भी अब पुराने होने लगे। फिर 1990 में आए आर्थिक संकट ने तो हालात और पतली कर दी। नतीजा ये हुआ कि सरकार को एविएशन सेक्टर को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने का फैसला लेना पड़ा, जिसके बाद फिर से देश में प्राइवेट एयरलाइंस की एंट्री हुई। शुरुआत में सिर्फ इंडियन एयरलाइंस थी, फिर धीरे धीरे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आए, लेकिन असली बदलाव हुआ 1986 में। भारत का आसमान अब दुनिया भर की कंपनीज के लिए खुल गया था। यही नहीं, प्राइवेट एयरलाइंस को अपने हिसाब से हवाई किराया और फ्लाइट शेड्यूल तय करने की भी इजाजत दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश में डेक्कन, स्पाइस जेट, गो एयर जैसी सस्ती एयरलाइंस कंपनियों के लिए दरवाजे खुल गए और इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। 1994 में भारत ने एयरलाइंस बनाने से जुड़े सभी नियम हटा दिए, जिसके बाद कई प्राइवेट कंपनियों का जन्म हुआ। साल 2000 भारत के एविएशन सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आया। एयर इंडिया और जेट एयरवेज जैसे दिग्गज कंपनियों को सस्ती एयरलाइंस कड़ी टक्कर दे गई। इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और एयर एशिया जैसी सस्ती एयरलाइंस ने अपने हवाई किराए काफी कम कर दिए, जिससे लाखों लोग हवाई सफर के लिए उनकी उड़ानों का रुख करने लगे और बड़ी एयरलाइंस को घाटा होने लगा। नतीजा ये है कि आज इन सस्ती एयरलाइंस के पास डोमेस्टिक मार्केट का 70% हिस्सा है, जो कि दिनों दिन बढ़ रहा है। वहीं एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसी बड़ी विदेशी एयरलाइंस भारत के एविएशन सेक्टर में संभावनाएं देख रही हैं। ये विदेशी एयरलाइंस भारत के कई शहरों में अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रहे हैं। आज भारत में 1748 विदेशी एयरलाइंस उड़ानों और 1440 घरेलू एयरलाइंस उड़ानों के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा है। हिंदुस्तान की उड़ान और बुलंद होती रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।